चलिए स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। इससे भी स्लो करना है। जब कोई पार्टिकल किसी ट्रैक पे सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसा तभी कंटिन्यूअसली पॉसिबल है जब कोई ना कोई फोर्स टुवर्ड सेंटर या किसी न किसी फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगे। इस सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स का क्या काम है? जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये पार्टिकल का मान लीजिए इस वक्त वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये अपना पोजीशन जब बदलेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शंस बदल जाएगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि जब तक कि डायरेक्शंस बदलेगा नहीं तब तक जो है पाथ सर्कुलर नहीं होगा, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शंस को बदलने के लिए एक फोर्स का होना जरूरी है जो कि हमेशा किधर लगना चाहिए? टुवर्ड सेंटर लगना चाहिए। टुवर्ड सेंटर लगना चाहिए। ये जो टुवर्ड सेंटर लगने वाला फोर्स है कम से कम एक हो या किसी फोर्स का कंपोनेंट हो या नेट रिजल्टेंट फोर्स हो। इस फोर्स को टुवर्ड सेंटर लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बगैर सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से किसी प्रकार का नया फोर्स नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़े हैं फ्रिक्शन एक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन या और भी जितने प्रकार के फोर्स पढ़े हैं, नॉर्मल रिएक्शंस या जो भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा ही कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट को कहते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो उसी को कह देंगे, जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसी को कह देंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए फ्रिक्शन लग रहा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन को ही उस वक्त सेंट्रीपिटल कह देंगे। किसी ऑब्जेक्ट पे टेंशन लग रहा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसी को कह देंगे हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों का डायरेक्शंस का जो रिजल्टेंट वैल्यू सेंटर की तरफ जाता है उसे हम कह देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m इंटू एक्सेलरेशन। इसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हो गया मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर इसी को मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। बाद में हम प्रूफ करके बताएंगे आपको। तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? mv²/r। इसी को ओमेगा v को ओमेगा इंटू r कह सकते हैं। ओमेगा इंटू r मतलब ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, तो नीचे से एक r कैंसिल हो जाएगा तो यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का नेट वैल्यू। ये वैसा ही है जैसा मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? नेट फोर्स। कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये अलग से कोई फोर्स नहीं है। मतलब ऐसा है कि इस फोर्स को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते। फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाएंगे तो ये फोर्स को नॉट शोज इन FBD। फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसे दिखाते ही नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल को दिखाते हैं पर सेंट्रीपिटल को नहीं दिखाते। सेंट्रीफ्यूगल को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स है? तो स्यूडो फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। वो कौन सा फोर्स है? नेट रिजल्टेंट वैल्यू टुवर्ड सेंटर, उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको फ्री बॉडी डायग्राम में हम नहीं दिखाते। फ्री बॉडी डायग्राम में बाकी सब दिखाएंगे, उसी में जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
थीटा इसके बारे में मैंने बता चुका हूं आपको कि इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन, बराबर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल अगर चेंज होगा तो फॉर स्मॉल चेंज इन एंगल, स्मॉल चेंज इन एंगल मतलब 1 डिग्री का चेंज हुआ, 0.5 डिग्री का चेंज हुआ, 2 डिग्री का चेंज हुआ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कैसा वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो है मतलब ट्रायंगल एडिशन लॉ को फॉलो करता है। तो आप बोलोगे कि सर यहां से तो यहां 90 डिग्री पहुंच गया तो कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप ये समझो कि यहां से यहां 90 तक पहुंचा है, लेकिन यहां से यहां डायरेक्ट एक झटके में यहां से वहां थोड़ी पहुंचा। पहले वो यहां से यहां पहुंचा तो ये वाला ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन लॉ लगेगा, फिर यहां से वो यहां पहुंचा, ये वाला ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन लॉ लगेगा, फिर वो यहां से यहां पहुंचा तो इस वाले में वेक्टर एडिशन लॉ लगेगा। ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंज टुकड़ों में अगर देखेंगे तो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा आता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, या इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई एफ, जहां पर f का मतलब फ्रीक्वेंसी, t का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो जो सर्कल को कंप्लीट करने में लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। अगर इस ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा मतलब डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसा कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैसा ही ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो अल्फा आता है, जिसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, वो हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ये जो अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी, इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय रेडियस भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था a इक्वल टू क्या था? r इंटू अल्फा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय r, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशंस। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या काम है? एंगुलर एक्सेलरेशन का काम है ओमेगा को चेंज करना। क्या काम है? ओमेगा को चेंज करना। जब भी ओमेगा चेंज होगा मतलब स्पीड बदल रहा है, हाँ या ना? तो स्पीड बदलने का काम कुल मिलाकर के मतलब जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड बदलने का काम जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है। किसका है? अगर किसी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो उस सर्कुलर मोशन में स्पीड का बदलाव नहीं होगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेंगे, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। कैसा सर्कुलर मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या अल्फा का होना जरूरी नहीं है, वो उसका नेसेसरी कंडीशन नहीं है। वो हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएंगे, और वो नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन नेसेसरी कंडीशन था। आपको अगर कभी पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए, तो कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी है? रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूरी है, उसके बगैर जो है सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का क्या काम है? तो रेडियल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शंस को बदलना, वो मैग्नीट्यूड को बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदल पाता मैग्नीट्यूड? क्योंकि हमेशा ही वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है। जो रेडियल एक्सेलरेशन होते हैं वो हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसा मतलब डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसके द्वारा कोई वर्क डन होता ही नहीं, और वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क हुआ ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं होगा, इसीलिए वो मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकता। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है, वो कभी भी स्पीड नहीं बदल सकता, कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके द्वारा कोई वर्क नहीं होता, वो कोई पावर सप्लाई नहीं करता। जो भी वर्क डन होता है सेंट्रीपिटल को छोड़ करके बाकी जो टेंजेंशियल वगैरह होगा उसके द्वारा वर्क डन होता है, उसके द्वारा वर्क डन होगा तो उसमें जो है स्पीड बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, बराबर है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन बदलना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है मैग्नीट्यूड को बदलना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेसेसरी कंडीशन हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, और हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बात आप सबको समझ में आ गया। यहीं पर एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, एल बोले तो लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से एल इक्वल टू हम लोग लिख दिए थीटा इंटू आर, और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे डी एल बाई डी टी तो ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी इंटू आर। और डी एल बाई डी टी को ये वेलोसिटी कहते हैं, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा कहते हैं इंटू आर। न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसा, और वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी इक्वल टू कल ही बताया था मैंने
ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी इक्वल टू हो गया ओमेगा क्रॉस आर। और वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तभी ये रिलेशन आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा, क्योंकि जब इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा dv बाई dt जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और राइट साइड में r तो कांस्टेंट है, d ओमेगा बाय dt इंटू आर। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर, बराबर। ये वाला कंडीशंस हो गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गया। अब ओमेगा की अगर बात करेंगे तो ओमेगा का 3 रिलेशंस होता है, एक ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, दूसरा रिलेशन ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और तीसरा होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये रिलेशंस हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। अब ओमेगा का जो यूनिट होता है, ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है, अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है, सब ये दोनों एक्सियल वेक्टर है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर ओमेगा की यूनिट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और इसकी यूनिट की बात करूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन की तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर बार बार आपको स्पीड कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर केस में आरपीएम या आरपीएस रहे, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 आरपीएम का मतलब क्या होगा। 1 आरपीएम का मतलब 1 रोटेशन पर मिनट या 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में एक बार रोटेट हुआ, तो 1 मिनट में एक बार रोटेट हुआ तो कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री। उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा, तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो टाइम लगा उसमें मिनट लगा, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 2 पाई बाय 60 इसका मतलब पाई बाय 30, तो 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। ये यूनिट कन्वर्जन की जरूरत अपन को पड़ेगी। साथ में कई बार आता है 1 आरपीएस, आरपीएस करने का मतलब रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अगर 1 रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई, और यहाँ पर सेकेंड ही टाइम है तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये दोनों यूनिट कन्वर्जन की अपन को इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा लिखिए, लिखते। मैंने बहुत सारी बातें आपको एकदम कम में ही करा दिया, लिखो। when particle moving on a circular track, when particle moving on a circular track, then its motion is called circular motion. उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स 2-3 बातें लिखा ही देता हूं पहले। सेंट्रीपेटल फोर्स, इसके बारे में लिखेंगे इट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स, इट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, इट इज the net resultant force towards center, it is the net resultant force towards center, net resultant force towards center. It is not any special type of force, it is not any special type of force. अगला पॉइंट, it is not denoted in या फिर shown in FBD, free body diagram। नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। अगला पॉइंट लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज ए टाइप ऑफ pseudo, it is a type of pseudo मत लिखिए, it is a type of, it is a type of, हाँ लिखिए pseudo force, pseudo force of radial acceleration, of radial acceleration, tangential acceleration नहीं, pseudo force of radial acceleration, always directed away from center, always directed
away from center, away from center. It appears in non-inertial frame. It appears in non-inertial frame. It appears in non-inertial frame of rotatory motion, of rotatory motion. Magnitude always equal to mv square by r, mv square by r. तो नीचे लिख देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCG, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r। लिख दी। अगला पॉइंट, रेडियल एक्सेलरेशन, radial acceleration is the necessary conditions for circular motion. Radial acceleration is necessary condition for circular motion, necessary condition for circular motion, necessary conditions for circular motion, condition for circular motion। लिख ली। इसी में कॉमा लगा करके या फुल स्टॉप लगा करके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन चेंज ओनली। फिर इसी में फुल स्टॉप लगा करके, इट कैन नॉट चेंज स्पीड, इट कैन नॉट चेंज स्पीड। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, OR और एंगुलर एक्सेलरेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। नीचे एक छोटा सा टेबल बनाना, ऐसा, यहां लिखो, मैं यहां लिखता, छोटा सा टेबल बनाना। पहला कंडीशन, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो और रेडियल एक्सेलरेशन भी 0 हो, तो जो पार्टिकल है या तो वो रेस्ट में रहेगा या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। या फिर वो पार्टिकल रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, बराबर। तो पार्टिकल या तो किस में रह सकता है? रेस्ट में रह सकता है, या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आप इस बात को लिखना। दूसरा कंडीशन हो सकता है, अगर मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाए पर रेडियल एक्सेलरेशन 0 रहे, तो इसमें पार्टिकल यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। तीसरा कंडीशन हुआ कि टेंजेंशियल 0 है पर रेडियल नॉन जीरो है, तो इस कंडीशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, वर्क 0। ठीक है। और चौथा कंडीशन हुआ टेंजेंशियल भी नॉन जीरो और रेडियल भी नॉन जीरो, तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों चेंज होते हैं। इसमें स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी चेंज होगा डायरेक्शन की वजह से। इतनी बातें लिख लेंगे नीचे।
4 कंडीशंस। आपको पता ही ये सब बातें, बस उसे मैंने शॉर्ट में समराइज करा हूं। नहीं, एक नहीं हुआ ना, टेंजेंशियल और एंगुलर। टेंजेंशियल का मतलब 80, एंगुलर का मतलब अल्फा। अल्फा का भी काम है ओमेगा को चेंज करना। हाँ, तो ओमेगा चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। जहां पर 80 रहेगा वहां अल्फा तो रहेगा ही, तो जो काम 80 का वही काम अल्फा का भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में तो अल्फा रहेगा ना, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है, तो सेंटर के बाद टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो अल्फा तो होना ही है। टेंजेंशियल नहीं रहेगा तो अल्फा नहीं रहेगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका मतलब ओमेगा बदल रहा है, ओमेगा चेंज होगा। अल्फा अगर सेम डायरेक्शंस में पॉजिटिव तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अल्फा अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। और रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो कांस्टेंट है, अगर ओमेगा चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हुआ, तो मैग्नीट्यूड बदल गया। तो इसीलिए इसको बदलने के लिए या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, और ये अगर है तो अल्फा तो होना ही है, इसलिए मैंने लिखा और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, r इंटू अल्फा। तो r सर्कुलर ट्रैक है तो रेडियस तो है ही, और अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर कैसे होगा। टेंजेंशियल है तो अल्फा होगा, क्योंकि टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स। टेंजेंशियल तभी होगा जब फोर्स नेट इधर की तरफ हो, ये हुआ टेंजेंशियल फोर्स, या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में हो, ये हुआ टेंजेंशियल फोर्स। तो इस पॉइंट के बाद रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क तो क्रिएट हो ही रहा है, और ये ऊपर की तरफ है तो ये टॉर्क क्रिएट हो रहा है। तो ये सपोर्टिव टॉर्क हो गया वेलोसिटी का, ये अपोजिट टॉर्क हो गया वेलोसिटी का। तो टॉर्क है तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। पार्टिकल घूम रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, इसका मतलब क्या हुआ, आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और टॉर्क है तो अल्फा भी होगा। तो जहां कहीं भी टेंजेंशियल फोर्स रहेंगे मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो अल्फा होगा। और अगर ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या अल्फा तो ओमेगा बदलेंगे, और ओमेगा बदलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब उसमें वेलोसिटी बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा। ठीक है, जम गया बातें। और कुछ पूछना है किसी को? इसे हटाते हैं। एक क्वेश्चंस लिखो। ए पार्टिकल moving on a circular track of radius 10 meter with angular velocity 20 radian per second. If the angular retardation is 2 radian per second square, then find the time, number of revolution and total distance covered before coming to rest. आगे देखो ध्यान से, ऐसा कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, रेडियस की वैल्यू 10 मीटर, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू था 20 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा रिटार्डेशन है तो नेगेटिव कितना 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो अपन को ये देखना है कि वो कितना समय में रेस्ट में आएगा। तो रिलेशन हम यूज करेंगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो फाइनल 0 करना है, इनिशियल 20 है, -2t, तो टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड। एक चीज तो ये आ गया, बराबर। दूसरी बातें हमको देखना है कि वो कितना
एंगल कवर किया और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कितना एंगल कवर किया, तो हम लोग ये रिलेशन होता है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहां से थीटा जब भी निकालना हो तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाय 2 अल्फा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसा काइनेमेटिक्स में जाएंगे तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a लगाने वाले हैं। ठीक है, सेम ही चीज है। तब देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब जब तक कि रुक नहीं जाता तब तक काम को कवर करना है, तो 0 हो गया। ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 बाई 2, और अल्फा की वैल्यू भी 2 है लेकिन माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 100 की क्या यूनिट हो जाएगी यहाँ रेडियन। तो ये हो गया थीटा की वैल्यू 100 रेडियन। अब एंगल आ गया, तो एंगल आ गया तो बोला इसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालो और डिस्टेंस निकालो। तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर, थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर, तो एल आ जाएगा थीटा इंटू आर से, ये हुआ डिस्टेंस। क्या हुआ ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब डिस्टेंस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 100 इंटू आर की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा ये 1000 मीटर, कितना मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये कैसे निकालेंगे, जब भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो देखो थीटा जो एंगल है वो n रिवॉल्यूशन है और हर रिवॉल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई, तो ये होता है रिलेशंस। तो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी थीटा बाई 2 पाई करके, थीटा बाई 2 पाई करके, ये हुआ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो कितना एंगल कवर किया उसने 100 बाई 2 पाई, तो कितना हो गया 50 बाई पाई, इतना रिवॉल्यूशंस। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14। चलो ये क्वेश्चंस बनाओ। ऐसा एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये कोई रॉड है जो मान लीजिए मासलेस है, लेंथ इसकी एल है, ये रोटेट हो रहा है, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर, रोटेट हो रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। इस पे कुछ पॉइंट मैं लिखता हूं, पॉइंट ए, बी, सी और डी, ये सब इक्वल इक्वल है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, बी, सी, डी, टाइम पीरियड ऑफ ए, बी, सी, डी, ओमेगा ऑफ ए, बी, सी। सबसे पहली बात तो देखो कि ये जो ए है वो इस सर्कल में घूमेगा, बी इसमें घूमेगा, सी इसमें घूमेगा और डी इसमें घूमेगा। सबका टाइम सेम होगा क्योंकि सबकी ओमेगा सेम होगी, बराबर ना? क्यों? क्योंकि होगी। देखो ये रॉड है, इसको मैं घुमा रहा हूं, देखो आप ध्यान से, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे, यहां से चला वापस इसको अपनी जगह लाया। तो आप ये बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को नोटिस करो, या ये पॉइंट को नोटिस करो, क्या दोनों को समय सेम लगता है? हाँ, कोई तीसरा पॉइंट भी पकड़ लेंगे तो क्या तीनों को समय सेम लगेगा? तो इसलिए कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है और अगर वो ऐसे घूम रहा है रोटेशंस में तो उस पे रहने वाले सभी पॉइंट का टाइम पीरियड सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, वेलोसिटी भी वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि रेडियस
अलग अलग है, बराबर, लेकिन ओमेगा सेम रहेंगे और टाइम पीरियड सेम रहेंगे। तो ये जो ओमेगा है वो सबका सेम, इक्वल टू ओमेगा ऑफ डी और उसकी वैल्यू 10, इसे हम 2 पाई बाई टी कह देंगे। तो टी की वैल्यू 2 पाई बाई 10, तो पाई बाय 5। तो टाइम पीरियड ऑफ ए बी सी एंड डी सेम रहेगा और वो जाएगा पाई बाय 5। अब वेलोसिटी अलग अलग होगा। वेलोसिटी ऑफ ए में ये रेडियस काम आएगा, तो 4 टुकड़ों में बढ़ गया, कितने 4 में बढ़ गया, 5 में, 1 2 3 4 टुकड़ों में बढ़ गया, बराबर। तो 0.5 मीटर वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शंस में, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ डी। तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया ओमेगा इंटू आर, तो 10 इंटू 0.5। वेलोसिटी ऑफ बी ओमेगा इंटू 1, वेलोसिटी ऑफ सी ओमेगा इंटू 0.75, ये हो गया 10 इंटू 0.75। वेलोसिटी ऑफ डी तो ओमेगा बोले तो 10 इंटू 2, ये 1.5 ना, हाँ 1.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। एक एक्सेस है, इससे मैंने स्ट्रिंग के सहारे 3 बॉल बांध दिया, 1 kg, 2 kg, 3 kg। ये 2 मीटर, 1 मीटर और ये 2 मीटर। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ठीक है, यहाँ पर लगने वाला टेंशन को T1, यहाँ पर लगने वाला टेंशन को T2, यहाँ पर लगने वाला टेंशन को T3 बोला, और ये सब रोटेट हो रहा है ओमेगा इक्वल टू 10 से, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो मैंने बोला फाइंड टेंशन 1, टेंशन 2, टेंशन 3, इसको निकालना है। ट्राई करिए तो जरा सा। इसमें वेलोसिटी ऑफ ए भी फिर निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी भी निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ सी भी निकालिएगा। देखो, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ये इस रेडियस में घूमेगा, ये इसमें घूमेगा, ये इसमें घूमेगा। ओमेगा सबका सेम रहेगा कि अलग अलग? टाइम पीरियड भी सबका। तो पहले मैं T3 निकालता हूं। तो अगर मैं C बॉल की बात करूं जो कि 3 kg का है, उस पे एक ही टेंशन लग रहा है टुवर्ड सेंटर। हाँ, तो T3 इक्वल टू ये हो जाएगा M ओमेगा स्क्वायर R। तो 3 ओमेगा स्क्वायर बोले तो 100 R। ये कितना बड़ा रेडियस है? 5 मीटर। तो ये हो गया 1500 न्यूटन, बराबर। अब अगर हम, ये हुआ C, अगर हम लोग B की बात करेंगे तो उसमें अंदर की तरफ लग गया T2 और इधर बाहर की तरफ लग गया T3, और ये ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे घूम रहा है तो सेंटर T2 की तरफ है कि T3 की तरफ है? T2 की तरफ है ना। तो T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r, या T3 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r?
T2 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा नहीं। हमने स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे, पढ़ो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो एक बार पढ़ो लोग, सभी जिनको कंफ्यूजन है। नेट फोर्स, कौन सा फोर्स है वो? नेट फोर्स। तो T3 लिखेंगे कि T2 लिखेंगे? T3 माइनस T2, T3 माइनस, देखो कैसे, T2 माइनस T3, T2 माइनस नेट फोर्स किधर? टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर रहने वाला, तो सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा है और सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब T2 माइनस T3, T3 तो हो गया, निकाल चुके हैं 1500, इक्वल टू एम इसका बी का 2 kg, ओमेगा स्क्वायर 100, और आर कितना हो गया? ये कौन सा रेडियस में घूम रहा है? तो आप देखो ध्यान से, 3 मीटर में 2 + 1 3, तो इंटू 3, तो यहां से T2 इक्वल टू हो गया ये 1500, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस वो 600, कितना हो गया ये? 2100। अब अगर हम A की बात करते हैं, तो A पे अंदर की तरफ है T1 और बाहर की तरफ T2, और ये ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर किधर है? T1 की तरफ कि T2 की तरफ? तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? T1 माइनस T2 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो T1 माइनस T2 निकाल चुके हैं, 2100, मास है 1 kg, ओमेगा का स्क्वायर 100, आर की वैल्यू यहाँ 2, तो T1 की वैल्यू ये 200 और उस साइड गया तो 2300। कितने लोगों ने सही सही बना दिए थे? ठीक है, बाकी लोग देखो बनाओ। वेलोसिटी ऑफ A ओमेगा इंटू आर, तो 10 इंटू 2, वेलोसिटी ऑफ B 10 इंटू 3, ये 10 इंटू 5,